नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज 524 के स्टूडियो में आचार्य राधेश्याम शास्त्री मौजूद है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि अपने समाज में जातिवादिता चरम पर आ गई है और जब चुनाव का समय आता है तो इसमें काफी वृद्धि हो जाती है। हम लोग रोज जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चुनाव में उनमें इतनी कट्टरता देखी जाती है कि वो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं और हद तब हो जाती है कि जातिवादिता उनके अंदर इतनी बढ़ जाती है कि वो पार्टी में भले किसी में हो, लेकिन वो स्वयं वोट अपने ही बिरादरी को देते हैं। और ये जातिवादिता दिन प्रतिदिन जहर घोलने का काम कर रही है और अगर ऐसे ही इसमें वृद्धि होती रही तो ये अपने समाज के लिए काफी नुकसानदेह है। तो शास्त्री जी, आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी, तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जातिवादिता की शुरुआत कब से हुई और ये जातिवादिता अपने समाज के लिए कितना नुकसानदेह है। जी, वास्तव में समाज में जाति और वर्ण दो बातें आती हैं। जी, तो सबसे पहले तो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी और ये तो सभी जानते हैं कि चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी, ब्राह्मण का कर्म जो था वो दान लेना, दान देना, कर्मकांड, पूजा पाठ करना, ये और समाज का मार्गदर्शन करना। क्षत्रिय जो है देश की रक्षा, समाज का की रक्षा, ये उसका धर्म था, कर्म था। और वैश्य जो है उसका जो है पेशा खेती बाड़ी करना, ये था, पशुपालन। और शूद्र जो पढ़ा लिखा नहीं होता था, ये था कि भाई तुम जो है तीनों वर्णों की सेवा करो और जो है इससे तुम्हारा खर्चा चलेगा। लेकिन उसमें ये भी व्यवस्था थी कि यदि एक शूद्र विद्वान बन जाता है पढ़ लिख करके, तो उसका वर्ण वो ब्राह्मण का मान लिया जाता था। यानी एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग होते थे। लेकिन बाद में धीरे, अच्छा, इसका प्रमाण भी मिलता है कि ऋग्वेद में एक जो है सूक्त आता है कि ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजान्या कृता उर एतद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। और बाहु राजान्या कृता, भुजाओं से ब्रह्मा जी के क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। और हाँ, उर एतद वैश्य, यानी कि उर से जो है उसका वैश्य का उत्पत्ति हुआ ब्रह्मा जी के। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब आप देखिए कि ब्रह्मा जी, जैसे कि एक पिता जो है अपने चारों पुत्रों में कैसे भेदभाव कर सकता है? वो तो सबको समान रूप से देखेगा। सही, इस बात को मानिए। अब आज समाज में जब चारों वर्णों का बंटवारा किया गया कि कर्म के हिसाब से, तो एक दूसरे में हीन भावना देखी जा रही है। ये छोटे हैं, हम बड़े हैं, ये सब है। चार वर्णों की उत्पत्ति मैंने कर्म के हिसाब से किया है, वहां जाति व्यवस्था नहीं है। जाति व्यवस्था तो धीरे धीरे वो जो है वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अब कोई अगर वो अच्छा कर्म करके ब्राह्मण अपने को साबित करना चाहता है तो ब्राह्मण वो विद्वान भले बन जाए, लेकिन उसका दर्जा वो नहीं दिया जाता है। चलिए, तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं, ज्यादा शिकायत जो रहती है वो थोड़ा जो हमारे अनुसूचित जात के भाई हैं जो रहते हैं क्षेत्र के जी, उनको ज्यादा शिकायत रहती है, भैया ज्यादा परेशान हमको किया गया, ज्यादा टार्चर हम ही लोगों को किया गया, क्योंकि लोग हमसे अपना बर्तन नहीं छूने देते थे, हमारे साथ खाते नहीं थे, नहीं करते थे। तो जो जरा हम आपसे जानना चाहते हैं कि उसमें इस समाज में दोषी कौन है और उनका जो शिकायत है, शिकायत उनकी कहाँ तक जायज है? देखें, ऐसा है कि जैसे कि पहली बात तो वर्ण व्यवस्था की जो थी जी, वो तो अपने हिसाब से बहुत ही समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए
बनाया गया था। और उसका, क्योंकि सबके अंदर एक जैसा खून है, सभी एक जैसे हैं। बात कर्म की आती है, तो जैसा जिसका कर्म होता है उसके हिसाब से उसको दर्जा देना चाहिए। अगर कोई जो है अच्छा बन जाता है, विद्वान बन जाता है, तो उसको ब्राह्मण का दर्जा उसे दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद हुआ, गीता हुई, इसके प्रमाण को हमें मानना चाहिए। इसमें जाति व्यवस्था तो है नहीं। अब वो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, ये गीता में लिखा हुआ है। चातुर्वर्ण माने 4 वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के विभाग से किया है। चलिए ठीक है दोस्तों, जातवादिता समाज के लिए एक जहर का काम करता है। अब पहले जो हुआ क्या हुआ, अब इसको हम लोगों को विस्तार में नहीं जाना है। और अगर जातवादिता फैलाने में कहीं न कहीं अपने ही समाज के नेता लोग ही उनकी अहम भूमिका है। और वही लोग घूम घूम के टहल टहल के अपने समाज को उकसाते हैं, बरगलाते हैं कि भैया इन जातियों ने हम लोगों को परेशान किया। हम लोगों क्या मतलब, हमारे पूर्वजों को परेशान किया। उनको बर्तन नहीं करते थे, या नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। और इन नेताओं का मात्र उद्देश्य होता है कि अपना नेतागिरी चमकाना, अपनी दुकान चलाना। क्योंकि जब वो अपने समाज में जाकर ये सब कहेंगे तो जनता की उनसे आत्मीयता बढ़ेगी और वो अपना झंडा बुलंद करने में कामयाब हो जाएंगे। और उन्हें अपने समाज को जोड़कर एक दिन राजनीतिक रोटी सेकने में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, नेता आज के समाज में कुछ जो है एक विषधर नाग की तरह हो गए हैं, जो अपने ही समाज को काट खा रहे हैं। आपको अपने समाज का ही कोई ऐसा नेता अगर आपको देखने को मिल जाए कि वो किसी गरीब लड़की की शादी में कुछ मदद कर रहा हो, किसी गरीब के घर में जाके खाना दे रहा हो, उसकी आर्थिक मदद कर रहा हो, ऐसा बहुत कम मिलता है। 1-2 केस मिल जाते हैं जो उनका बड़ा खास रहता है। फिलहाल ऐसे देखने को कम मिलता है। तो आज के समय में हम लोगों को चाहिए कि समाज में जात पात भूलकर एकजुट रहें, संगठित रहें और आपसी भाईचारा से रहें। इसी से ही पूरे समाज का और आपका हित रहेगा। क्या कहेंगे साथी जी? जी, समाज में वास्तव में जाति प्रथा तो होनी नहीं चाहिए। जब समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है, जिसका जो कर्म है, जो भी कर्म वो करना चाहता है समाज में जो है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तमाम कार्य है वो अपना कार्य को करता रहे। जो भी अपने पेशे का चुनाव करना चाहता है वो करे, वो स्वतंत्र है, लेकिन उसको जाति का नाम न दिया जाए। और अगर लोग आज भी आप देख रहे हैं समाज में अच्छे लोग भी हैं, ऐसे अच्छी जातियों के भी लोग हैं, दूसरे तरह का जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अब उसको जाति से ना जोड़ा जाए। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने यही यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाला कि हमारे पूर्वजों ने जो किया नहीं किया उसको भूल के, और इन नाग की तरह फुफकार मारने वाले नेताओं से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। क्योंकि उनका काम ही है कि हम लोगों को आपस में तोड़ना, फोड़ना, अलग करना। जब हम लोग संगठित नहीं रहेंगे तो कोई भी आएगा। जैसे जिस प्रकार आपने एक बचपन में सुना रहा होगा कि एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है और एक जो गट्ठर होता है उसको कोई तोड़ नहीं पाता है। तो संगठित रहें, सुरक्षित रहें, सम्मान से रहें। आप आए और अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जी।